तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्योंकि लगातार फ्राइडे के बाद जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद ढेरों खबरें, और खासकर सैटरडे और संडे तो बहुत सारा खबरों का तांता लगा रहा। सर तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं सर जहां नज़र निवेशकों को देनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस शो की तैयारी करते हुए मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आया। वो इसलिए याद आया कि बीते 24 घंटे में आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में भयानक जंग का एक नया दौर शुरू होने वाला है या दोनों देश मिलकर इस्तांबुल में शांति का समझौता करेंगे। बीते 24 घंटे में दुनिया के बाजार ये समझ नहीं पाए कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का एक नया दौर शुरू होगा या शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी। तो दुष्यंत कुमार का वो शेर है ना कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। तो इस उलझन में, इस ऊहापोह में हम आज दुनिया के बाजारों के लिए एक नए हफ्ते की शुरुआत देखने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं की गिरह खोलें और आपको बता सकें कि बाजारों पर आने वाले समय में क्या असर होने वाला है और क्यों आज एशियाई बाजारों की शुरुआत कमजोर रही, उन्हें किस तरीके का डर या दबाव दिखता है। जब सबसे पहले चलते हैं साइबेरिया की तरफ। यूक्रेन के ड्रोन हमले में करीब 41 स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स नष्ट हुए हैं रूस के। अभी तक का ये सबसे भयानक हमला है रूस पर यूक्रेन का। और ये विमान नाभिकीय हथियार ले जाने की क्षमता रखते थे जिन्हें यूक्रेन ने अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर दूर रूस का बड़े हवाई बेस पर हमला करके उसे उड़ा दिया है। ये हमला कई मायनों में रूस की पूरी फायर पावर पर सीधा असर करता है। यूक्रेन ने कुछ ट्रक्स में ड्रोन भरकर वहां छिपाए थे जिन्हें हमला किया है। अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि रूस में करीब 34% के आसपास न्यूक्लियर कैपेबल फायर पावर या एयरक्राफ्ट पर निशाना बना है। यूक्रेन ने ड्रोन वार में अपनी ताकत दिखाई है। संभावना है कि रूस आज कोई बड़ा पलटवार कर सकता है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ताओं का दौर शुरू हो रहा है। सुबह सुबह जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे तो ये पता चला कि दोनों देशों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को यूक्रेन के रक्षा मंत्री और रूस की तरफ से क्रेमलिन के सलाहकार को वहां भेजा है बातचीत के लिए। अब आज दुनिया इस पसोपेश में होगी कि क्या युद्ध विराम पर चर्चा होगी या दोनों के बीच में कोई जंग और बढ़ सकती है। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आई कि अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी की है। सीनेट में अगले सप्ताह एक बिल आने की संभावना है जिसमें रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाजारों के लिए जटिल दिन है और सबसे पहले अगर रूस कोई बड़ा हमला करता है तो कमोडिटी बाजार में बड़ी खबर होगी। ध्यान से देखिए कि कल ओपेक की बढ़ोतरी के बाद ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी की और उसके बाद भी कच्चे तेल में आज मजबूती दिख रही है। इसकी बड़ी वजह यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का घटनाक्रम तेज होता दिख रहा है। इधर हम आगे चलते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका और गाजा के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव कोई प्रगति लेता नहीं देख रहा है। गाजा ने हमास ने अमेरिका ने गाजा का प्रस्ताव पर युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इजराइल ने गाजा से वापसी की मांग की है। इधर एक गोपनीय रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट के बाद ईरान को और इजराइल को लेकर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दी। उस गोपनीय रिपोर्ट में पता चला कि ईरान ने अपने यहां बड़ी यूरेनियम क्षमता बनाई है। करीब दो गुना भंडार यूरेनियम का है और 10 बम बनाने की क्षमता है। इजराइल और ईरान के बीच इससे टकराव का खतरा बढ़ा है और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है। यह भी एक बड़ी चिंता है जो बाजारों को आज दबाव में रखेगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी माहौल गरमाया है। अमेरिका ने चीन को तत्काल खतरा बताया है। चीन ने अमेरिका पर शीत युद्ध की रणनीति का आरोप लगाया है। चीन ने साउथ चाइना सी में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाई हैं। सिंगापुर में एक बड़ी बैठक हुई थी शांग्रीला में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर नौसैनिक अभ्यास में पारदर्शिता की बात की है। भारत की तरफ से भी एक बयान दिया गया जिस पर आज खासी चर्चा है। अब हम चलते हैं व्यापार के झगड़ों की तरफ जिनका असर आज हमें एशियाई बाजारों पर शुरुआत में दिखाई दिया। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिका में कारों सहित कई सामानों की महंगाई बढ़ने का खतरा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद अप्रैल में अमेरिका में गुड्स का इंपोर्ट करीब 20% घट गया है और यह माना जा रहा है कि अमेरिका में अगली तिमाही के आंकड़ों में आर्थिक विकास दर और
तेजी से गिर सकती है। अमेरिका और चीन के व्यापार रिश्ते में नई पहेली बन रहे हैं, जिनको एशियाई बाजार करीब से देख रहे हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि चीन ने जिनेवा में हुए ताजा समझौते को नहीं माना है। रेयर अर्थ के निर्यात पर सख्ती से अमेरिका भड़क गया है और ट्रंप ने कार्यवाही की बात कही थी। लेकिन आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस ने संकेत दिए कि ट्रंप और शी की एक मुलाकात, यानी ट्रंप और शी जिनपिंग की एक मुलाकात जून में प्रस्तावित है, जहां कोई बातचीत बन सकती है। इधर अमेरिका और जापान के बीच व्यापार वार्ता का ताजा यानी चौथा दौर पूरी तरह असफल हो गया है। अमेरिका ने कोई रियायत नहीं दी है। माना जा रहा है कि वार्ता का अगला दौर इस महीने जब G7 की बैठक होगी तो उसके साथ होगा। तो जापान के मोर्चे पर में भी अब दबाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच $30 बिलियन का एक व्यापार समझौता हो सकता है, जिसमें कि टेक्सटाइल पर फोकस रहेगा। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें जिन पर बाजार निगाह रखेगा। अमेरिका में जॉब्स के आंकड़े आने हैं जो अमेरिकी बाजार को सीधे प्रभावित करते हैं। ब्लूमबर्ग का नया सर्वे बता रहा है कि मई में नौकरियों की धीमी पड़ने की संभावना है। इस सप्ताह रोजगार के आंकड़े आएंगे। बाजार इन्हें संवेदनशील, बाजार के लिए खासा संवेदनशील है। जो जीडीपी फेड की रिपोर्ट्स आती है, अटलांटा फेड की, उसने माना है कि इस साल अमेरिका में अगली तिमाही में भी आर्थिक विकास दर में गिरावट रहेगी और अमेरिकी बाजार इसको लेकर थोड़ा सहमा हुआ है। साल की पहली तिमाही में कनाडा की जीडीपी 2.2% रही है, जिसमें मामूली बढ़त है। अगर एशिया की तरफ चलें तो टैरिफ की वजह से 4 महीने में पहली बार दक्षिण कोरिया के निर्यात में 1.3% की गिरावट दर्ज की है। मई में चीन का PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सुस्ती के संकेत दे रहा है। फिर चाइना की अर्थव्यवस्था से सुस्ती के संकेत आए। फैक्ट्रीज पर ऐसा लगता है निर्यात टूटने का असर है। अब हम चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। सबसे बड़ी खबर तेल बाजार से आई। ओपेक प्लस ने उत्पादन को 4,11,000 बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का फैसला किया, जिसकी संभावना थी। हम आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि बाजार को इस बात का अंदाज था, इसलिए ब्रेंट क्रूड 64 पर और WTI 62 पर मजबूत है। बड़ी गिरावट नहीं आई तेल में क्योंकि एक तो बाजार को इसकी का अनुमान था कि ओपेक की तरफ से उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी, और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हुई है, जिसका असर कच्चे तेल पर दिख रहा है। सोना और तांबा मजबूत है, चांदी में कुछ नरमी दिख रही है। सोयाबीन की कीमतें अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान के कारण थोड़ी अस्थिर दिखाई दे रही हैं, लेकिन भारत में खाद्य तेल के आयात में कमी दर्ज की गई है। क्रिप्टो बाजार से बेहद दिलचस्प खबरें हैं। काफी बड़े घटनाक्रम है क्रिप्टो बाजार में। बिनांस ने भारत के लिए Web3 वॉलेट लॉन्च किया है। एक नया वॉलेट है जिसमें लोग ट्रेड कर सकते हैं। ब्लैक रॉक ने हांगकांग में इथेरियम के ETF के लिए आवेदन किया, और यह पहली बार ऐसा है जब ब्लैक रॉक ने अमेरिका के बाहर किसी स्टॉक मार्केट में ETF शुरू करने की बात की है, और इसीलिए इथेरियम के फ्यूचर्स में करीब 22% की बढ़ोतरी दिखी है। भारत में भी अब क्रिप्टो को लेकर उदारता दिखाने की तैयारी हो रही है। क्रिप्टो नीतियों पर जून में 2025 में एक चर्चा पत्र आएगा। हालांकि अभी फिलहाल सरकार 30% टैक्स लगा रखा है, जो उसने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर उसे बना रखा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 85.52 पर है, दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 100 पर है, 100 से नीचे है, 97 तक गिरावट की संभावना है। कुछ आकलन ऐसे मिल रहे हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई तो, और या विदेशी निवेशकों की बिकवाली हुई, तो दिसंबर तक डॉलर रुपये का मूल्य 88 रुपये तक जा सकता है। आगे चलते हैं कॉर्पोरेट खबरों की तरफ। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने नए जहाज़ों की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने संकेत दिया है कि वो करीब 200 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि इंडिगो भी विमानों का एक नया बेड़ा लाने की तैयारी की कोशिश कर रही, और इसका असर हमें एयरबस और बोइंग के स्टॉक्स पर दुनिया में दिखाई देगा। हुआवे को सऊदी अरब से $2 बिलियन के AI चिप का ऑर्डर मिला है। यह खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने हुआवे के चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सऊदी ने अमेरिका के प्रतिबंधों को किनारे करते हुए हुआवे से AI चिप मंगाने शुरू किए हैं, और यह एनवीडिया के लिए नई चुनौती है। चीन के रेयर अर्थ निर्यात से भारत के ऑटो उद्योग को बड़ी समस्या हुई है। हम मैग्नेट्स की कमी है, और अब भारतीय कंपनियां चीन को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी कर रही हैं। ऑटो स्टॉक्स पर नजर रहेगी क्योंकि ऑटो कंपनियों के उत्पादन प्रभावित हुआ है। मई में GST का संग्रह का आंकड़ा आया, सालाना आधार पर 16% बढ़ा है। बाजार को इससे उत्साह मिलेगा। टाटा समूह की तरफ से एक अच्छी खबर है। टाटा समूह एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 30,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेंगे। टाटा स्टॉक्स में आज तेजी की उम्मीद है। टाटा स्टॉक्स पर करीब से नजर रखी जा सकती है। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है भारत में जब सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत कम की है। ये वो नेचुरल गैस है जो CNG और कुकिंग गैस के लिए इस्तेमाल होती है। तेल और गैस कंपनियों के स्टॉक्स पर इसका असर दिखाई देगा। इस सप्ताह के अंत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक है। ब्याज दर में कमी की उम्मीद है। बाजार करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की संभावना लगाए बैठा है। GDP के आंकड़ों पर बाजार की प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, क्योंकि GDP में 4 साल के बाद न्यूनतम विकास दर दिख रही है। 2025 में तो हो सकता है रिजर्व बैंक की तरफ से ग्रोथ को प्रोत्साहन देने के लिए कटौती को थोड़ा ज़्यादा किया जा सके।
अगले 24 घंटे में अगर हम देखें तो भारत में सर्विस पीएमआई आएगा। दुनिया के कई देशों में सर्विस पीएमआई आए हैं जिनके अलग अलग आंकड़े हैं। बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से ब्याज दर का निर्णय होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दर के निर्णय पर भी निगाहें हैं दुनिया के बाजारों की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक किस तरीके की ब्याज दर नीति लेके आता है। यूरोपीय समुदाय के 17, 3 और 8 साल के बॉन्ड का ऑक्शन होना है जिस पर बॉन्ड बाजार की नजर रहेगी। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा, हर्ष के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे थे यहाँ पर उंगलियों पर दुनिया, और तमाम तरह के ट्रिगर्स हैं जहाँ पर निवेशकों को और व्यूअर्स को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जिस तरीके से मामला जो है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आप देखिए कि जो ट्रिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर जियोपॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे।